जरा सोच कर देखिए, एक ऐसा इंसान जो रोज सुबह 4:30 बजे उठता है। जो कि अपने आप में ही काफी डरावना है। हाँ बिल्कुल। और जिसके पास मतलब $3 बिलियन का पोर्टफोलियो है। और वो किसी बहुत ही महंगे रेस्टोरेंट में जाकर मेन्यू की हर एक डिश ऑर्डर करता है। सिर्फ चखने के लिए, है ना? जी हाँ, सिर्फ इसलिए ताकि वो हर डिश का एक बाइट चख सके। मतलब ये कोई हॉलीवुड फिल्म का विलन नहीं है, ये 1980 के दशक के वॉल स्ट्रीट का एक असली किरदार है। बिल्कुल। और जिसने अपना साम्राज्य किसी जीनियस आइडिया से नहीं, बल्कि बस जानकारी की चोरी से खड़ा किया था। सही कहा। और दिलचस्प बात यह है कि उस दौर में और उससे कुछ दशक पहले तक इस तरह की जानकारी का फायदा उठाना कोई बहुत बड़ा अपराध माना ही नहीं जाता था। देखिए, आज की ये चर्चा सिर्फ पैसे या शेयर बाजार के बारे में नहीं है। ये असल में इस बारे में है कि इंसान का दिमाग कैसे काम करता है। तो चाहिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं, क्योंकि आज का जो विषय है ना, वो सच में बहुत ही खास है। हमारे पास स्रोतों का एक बहुत ही शानदार और विविध पुलिंदा है। हाँ, जिसमें जेम्स बी स्टीवर्ट की वो मशहूर किताब डेन ऑफ थीव्स शामिल है, और साथ ही उस पर पाठकों की कुछ बहुत ही दिलचस्प समीक्षाएं भी हैं। बिल्कुल। इसके अलावा हमने भारत और अमेरिका के कुछ लीगल जर्नल्स खंगाले हैं। गो ट्रेड के इनसाइडर ट्रेडिंग पर लिखा गया एक ब्लॉग है, और पेक्स फाइनेंशियल ग्रुप का एक पॉडकास्ट ट्रांसक्रिप्ट भी है। और सबसे जरूरी, ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी पर थाईलैंड के प्यूए उंगफाकॉन इंस्टीट्यूट की एक बहुत ही विस्तृत रिसर्च स्टडी भी हमारे पास है। तो हमारा मिशन आज इन सभी अलग अलग स्रोतों को जोड़कर एक बड़ी तस्वीर देखना है। 80 के दशक के वॉल स्ट्रीट के इनसाइडर ट्रेडिंग घोटालों से लेकर आज हमारे स्मार्टफोन्स पर आने वाले स्कैम मैसेजेस तक, जो सतह पर भले ही अलग अलग लगे, लेकिन यार इनके मूल में एक ही विज्ञान काम कर रहा है, जो है जानकारी को कंट्रोल करना। हाँ, जानकारी को कंट्रोल करना और लालच या डर जैसी भावनाओं को भड़काकर इंसानी फैसलों को मैनिपुलेट करना। यही बात इस चर्चा को हर उस व्यक्ति के लिए जरूरी बनाती है जो आज इसे सुन रहा है, चाहे कोई बाजार में निवेश कर रहा हो या बस अपना रोजमर्रा का इंटरनेट इस्तेमाल कर रहा हो। बिल्कुल। ये चर्चा उन्हें सूचनाओं के उस मायाजाल को समझने में मदद करेगी जो हमारे इर्द गिर्द बुना गया है। तो शुरुआत करते हैं उस शब्द से जो वित्तीय दुनिया में अक्सर सबसे ज्यादा गलत समझा जाता है, इनसाइडर ट्रेडिंग। हाँ, लोगों को लगता है कि ये हमेशा गैर कानूनी ही होता है। लेकिन गो ट्रेड ब्लॉग और लीगल जर्नल्स के मुताबिक इनसाइडर ट्रेडिंग हमेशा गैर कानूनी नहीं होती। सही कहा। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे 1920 के दशक में चलना होगा। उस समय शेयर बाजार में अंदरूनी जानकारी का इस्तेमाल करके पैसे बनाना बस एक आम सट्टेबाजी मानी जाती थी। मतलब कोई नियम नहीं थे? लगभग नहीं। लेकिन 1929 के भयंकर बाजार क्रैश के बाद जब निवेशकों का पूरा पैसा डूब गया, तब जाके रेगुलेटर्स की नींद खुली। हाँ, मैंने पढ़ा था कि 1933 और 1934 के सिक्योरिटीज एक्ट बनाए गए थे। जी, जिनका मूल सिद्धांत ये था कि बाजार में सभी को एक समान जानकारी मिलनी चाहिए, कोई भी गुप्त जानकारी का अनुचित लाभ नहीं उठा सकता। मतलब खेल के नियम सबके लिए बराबर होने चाहिए। तो फिर वो कौन सी स्थिति है जहां इनसाइडर ट्रेडिंग कानूनी मानी जाती है? ये तब होता है जब किसी कंपनी के अपने अधिकारी, जैसे सीईओ या बोर्ड के सदस्य, अपनी ही कंपनी के शेयर खरीदते हैं या बेचते हैं। लेकिन इसमें एक शर्त है ना? बिल्कुल। उन्हें अमेरिका में SEC यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन को फॉर्म 4, फॉर्म 3 या फॉर्म 5 के जरिए एक तय समय के भीतर ये बताना होता है, ताकि ये जानकारी सार्वजनिक कर दी जाए। एकदम सही। ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी मशहूर शेफ का अपनी रेस्टोरेंट में रोज खाना खाना। अरे वाह, ये एनालॉजी बहुत बढ़िया है। मतलब ये कानूनी है और ये ग्राहकों को दिखाता है कि शेफ को अपने बनाए खाने और उसकी क्वालिटी पर पूरा भरोसा है। अगर कोई सीईओ खुले बाजार में अपनी कंपनी के शेयर खरीद रहा है तो निवेशकों को लगता है कि कंपनी तरक्की करने वाली है। बिल्कुल सटीक। और इसी शेफ वाले उदाहरण को अगर थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो गैर कानूनी इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होगी? क्या? वो तब होगी जब वही शेफ किसी प्रतिद्वंदी रेस्टोरेंट की रसोई में चुपके से घुसकर उनकी सीक्रेट रेसिपी चुरा ले। बाप रे। और उस जानकारी के सार्वजनिक होने से पहले ही उसका आर्थिक फायदा उठा ले। तकनीकी भाषा में हमारे स्रोत इसे मटीरियल नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन कहते हैं। बिल्कुल। हाँ, मतलब ऐसी कोई भी ठोस और गुप्त खबर जो अगर बाजार को पता चल जाए तो शेयर की कीमत अचानक ऊपर या नीचे हो सकती है। बिल्कुल। और इस गुप्त जानकारी के खेल को जिसने एक पूरी इंडस्ट्री में बदल दिया, वो था इवान बोएस्की, जिसे लोग इवान द टेरेबल भी कहते थे। हाँ, डेन ऑफ थीव्स किताब।
उसे 1980 के दशक के, जिसे डेकेड ऑफ ग्रीड यानी लालच का दशक कहा गया, उसका सबसे कुख्यात प्रतीक मानती है। बिल्कुल। शुरुआत में मैंने बोएस्की के जिस पागलपन और अजीब-गरीब आदतों का जिक्र किया था, वो ये दिखाता है कि शक्ति और पैसे का नशा कैसा होता है। एकदम सही। लेकिन मुझे हमेशा ये बात खटकती थी कि बोएस्की असल में पैसे कमा कैसे रहा था। हमारे स्रोत बताते हैं कि उसका मुख्य काम मर्जर आर्बिट्रेज था। तो इसका असल मैकेनिज्म क्या है? ये काम कैसे करता है? देखिए, इसे एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक कंपनी है, कंपनी ए। वो घोषणा करती है कि वो कंपनी बी को $50 प्रति शेयर के हिसाब से खरीदने वाली है। ठीक है। अब इस घोषणा से पहले कंपनी बी के शेयर की कीमत $30 थी। खबर आते ही वो 30 से उछलकर मान लीजिए $48 तक पहुंच जाएगी। लेकिन वो पूरे $50 तक नहीं पहुंचेगी? नहीं, क्योंकि मर्जर पूरा होने में महीने लगते हैं और हमेशा एक रिस्क होता है कि डील बीच में टूट सकती है। तो ये जो $48 और $50 के बीच का फासला है, इसे ही आर्बिट्राज कहते हैं। जी हाँ, एक सामान्य आर्बिट्राज ट्रेडर इस $48 पर शेयर खरीदकर डील पूरी होने का इंतजार करता है ताकि वो $2 का सुरक्षित मुनाफा कमा सके। समझ गए। लेकिन इवान बोएस्की ये इंतजार वाला खेल नहीं खेल रहा था। वो तो डील की घोषणा होने से पहले ही, जब शेयर सिर्फ $30 का था, तभी भारी मात्रा में शेयर खरीद लेता था। क्योंकि उसके पास गुप्त जानकारी होती थी। बिल्कुल। वह निवेश बैंकर्स जैसे डेनिस लेविन और मार्टिन सीगल को सूटकेस में कैश भरकर घूस देता था। हाँ, और वे बैंकर्स उसे उन कंपनियों के नाम बता देते थे जिनका अधिग्रहण होने वाला है। इसमें तो कोई जोखिम था ही नहीं, ये तो सीधे सीधे तयशुदा जीत थी। और यहीं पर देखिए, सिस्टम वन थिंकिंग यानी भावनाओं का खेल शुरू होता है। बोएस्की उन बैंकर्स के लालच और अहंकार को हवा देता था। वो उन्हें महसूस कराता था कि वे बाजार के असली खिलाड़ी हैं। एकदम सही। लेकिन अंत में बोएस्की की गिरफ्तारी किसी शानदार पुलिस इन्वेस्टिगेशन से नहीं हुई। तो कैसे हुई? वो एक बहुत ही तकनीकी गलती की वजह से पकड़ा गया, जिसे पिगी बैकिंग कहते हैं। ओहो, हाँ, ये हिस्सा बहुत ही दिलचस्प है। पिगी बैकिंग का मतलब सिर्फ नकल करना नहीं है, बल्कि एक बहुत ही शातिर तरीका है। बिल्कुल। हुआ ये कि स्विस बैंक ल्यू के ब्रोकर्स ने ध्यान दिया कि उनका एक क्लाइंट, जो असल में डेनिस लेविन था, वही घूसखोर बैंकर। हाँ, तो वो जो भी ट्रेड करता है वो हमेशा चमत्कारिक रूप से सही साबित होता है। तो उन ब्रोकर्स ने क्या किया? उन्होंने लवीन से कुछ पूछा नहीं? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं पूछा। लालच में आकर उन्होंने लवीन के ऑर्डर्स को अपने पर्सनल अकाउंट्स में भी बिल्कुल वैसे ही कॉपी करना शुरू कर दिया। मतलब जिस शेयर को लवीन खरीद रहा था, ब्रोकर्स चुपचाप अपने लिए भी वही शेयर खरीद रहे थे? हाँ, और जब मेरिल लिंच जैसी बड़ी संस्थाओं ने देखा कि स्विस बैंक के कुछ ब्रोकर्स लगातार हर मर्जर से ठीक पहले भारी मुनाफा कमा रहे हैं, तो अलार्म बज गया। और उन्होंने SEC को अलर्ट कर दिया। जी। जब लेविन पकड़ा गया तो उसने सीगल का नाम लिया और फिर अंततः बोएस्की फंसा। सही कहा। और बोएस्की का प्रभाव इतना ज्यादा था कि पैक्स फाइनेंशियल ग्रुप के पॉडकास्ट के अनुसार उसने 1986 में बर्कली यूनिवर्सिटी के छात्रों के सामने एक भाषण दिया था। हाँ, जहां उसने कहा था, ग्रीड इज हेल्दी, यानी लालच सेहतमंद है। बिल्कुल। और इसी भाषण से प्रेरित होकर हॉलीवुड फिल्म वॉल स्ट्रीट में गॉर्डन गेको का मशहूर डायलॉग ग्रीड इज गुड लिखा गया था। ये उस पूरे दशक की मानसिकता का सार था। लेकिन यार, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। नहीं, असली ड्रामा तो अब शुरू होता है। जब FBI ने बोएस्की को पकड़ा तो उसने अपनी सजा कम करवाने के लिए एक और बड़े खिलाड़ी को फंसाने का सौदा किया। माइकल मिल्किन। जी, उसे मिल्किन से बातचीत रिकॉर्ड करने के लिए तार पहनाकर भेजा गया। AI से कहा कि बोएस्की $600 से कम कीमत की सिल्क की शर्ट के नीचे वायर नहीं पहनेगा। बाप रे, सच्ची में? हाँ, क्योंकि सस्ते कपड़े पहनने से उसे रैशेस हो जाते हैं। ये दिखाता है कि ये लोग जमीनी हकीकत से कितने दूर थे। बिल्कुल। लेकिन मिल्किन का जो हिस्सा है वो हमारे स्रोतों में एक बहुत बड़ा नैतिक विभाजन पैदा करता है। टेनेसी जर्नल ऑफ लॉ एंड पॉलिसी और मिसेस इंस्टीट्यूट के लेखों में मिल्किन को लेकर बहुत बहस है। यहाँ ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि हम किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं कर रहे हैं, बल्कि स्रोतों के तर्कों को निष्पक्ष रूप से सामने रख रहे हैं। बिल्कुल। कुछ अर्थशास्त्री मिल्किन को एक क्रांतिकारी मानते हैं जिसने कॉर्पोरेट अमेरिका को बदल दिया, जबकि अन्य उसे एक अपराधी मानते हैं जिसने बाजार को अस्थिर किया। मिल्किन को मुख्य रूप से जंक बॉन्ड्स के लिए जाना जाता है। मैं हमेशा सोचती थी कि यार, अगर किसी वित्तीय उत्पाद का नाम ही जंक यानी कचरा है, तो कोई समझदार व्यक्ति अपना पैसा उसमें क्यों लगाएगा?
ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। जंक बॉन्ड्स का तकनीकी नाम हाई यील्ड बॉन्ड्स है। ये असल में उन कंपनियों के कर्ज होते हैं जिनकी क्रेडिट रेटिंग कमजोर होती है, अच्छा। क्योंकि इनमें जोखिम ज्यादा होता है कि कंपनी पैसा नहीं लौटा पाएगी। इसलिए निवेशकों को लुभाने के लिए इन पर बहुत अधिक ब्याज दिया जाता है। यानी सीधा सा फंडा है, ज्यादा रिस्क ज्यादा रिटर्न। बिल्कुल। लेकिन मिल्किन ने जो किया वो अभूतपूर्व था। उसने इन जंक बॉन्ड्स का इस्तेमाल लेवरेज्ड बायआउट्स या जिसे एलबीओज कहते हैं उसके लिए किया। ये एलबीओ क्या होता है? इसे एक रियल एस्टेट के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति एक घर खरीदना चाहता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है। ठीक है। तो वो बैंक से कर्ज लेता है और उसी घर को गारंटी के तौर पर गिरवी रख देता है जो वो खरीदने वाला है। मिल्किन ने बिल्कुल यही काम कॉर्पोरेट स्तर पर किया। रुकिए, इसका मतलब है कि एक छोटी सी कंपनी जंक बॉन्ड्स के जरिए बाजार से भारी कर्ज उठा सकती थी और उस पैसे से अपने से कई गुना बड़ी कंपनी को खरीद सकती थी। जी हाँ, और गारंटी के तौर पर उस बड़ी कंपनी के एसेट्स का ही इस्तेमाल होता था। एकदम सही। और डैनियल फिशल जैसे अर्थशास्त्रियों का तर्क है कि इस प्रक्रिया ने अमेरिका की पुरानी, सुस्त और बड़ी कंपनियों के मैनेजमेंट में एक डर पैदा कर दिया। किस बात का डर? कि वे मजबूर हो गए अपनी कंपनियों को ज्यादा कुशल बनाने के लिए, वरना कोई छोटी कंपनी जंक बॉन्ड्स का इस्तेमाल करके उनका अधिग्रहण कर लेगी। तो इस नजरिए से मिल्किन ने बाजार को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाया। हाँ, लेकिन जो स्थापित कॉर्पोरेट एलीट था, पुराने बैंक्स और कंपनियां, उन्हें ये सब एक बहुत बड़ा खतरा लगा। उन्हें लगा होगा कि ये कागजी हेराफेरी पूरी अर्थव्यवस्था पर भारी कर्ज लाद रही है। बिल्कुल। और इसी टकराव ने राजनीति को जन्म दिया। रूडी गिलियानी, जो उस समय एक अभियोजक थे, उन्होंने मिल्किन और उसकी कंपनी ड्रेक्सल बर्नहैम को खत्म करने के लिए रिको एक्ट का इस्तेमाल किया। यार, मुझे ये बात बहुत हैरान करने वाली लगी। रिको एक्ट तो माफियाओं और संगठित अपराध को खत्म करने के लिए बना था ना? इसका इस्तेमाल वॉल स्ट्रीट के बैंकर्स पर कैसे हो सकता है? यही तो इस कहानी का सबसे विवादास्पद हिस्सा है। रिको कानून सरकार को ये ताकत देता है कि वे किसी भी संगठन की पूरी संपत्ति जब्त कर सकते हैं अगर वो संगठित अपराध के दायरे में आता है। बाप रे! गिलियानी ने मिल्किन पर शुरुआत में 18 भारी भरकम आरोप लगाए। दबाव इतना ज्यादा था कि मिल्किन ने अंततः 6 बहुत ही तकनीकी और छोटे अपराधों के लिए खुद को दोषी मान लिया। जिनमें से एक स्टॉक पार्किंग था। ये स्टॉक पार्किंग क्या होती है? स्टॉक पार्किंग का मतलब है किसी और के नाम पर गुप्त रूप से शेयर खरीदना। मतलब? जैसे अगर कोई व्यक्ति किसी कंपनी के बहुत सारे शेयर खरीदना चाहता है, लेकिन बाजार को ये नहीं बताना चाहता कि वो ऐसा कर रहा है, तो वो क्या करेगा? वो किसी दोस्त या ब्रोकर से कहेगा कि भाई तू अपने खाते में शेयर खरीद ले और बाद में मैं तुझे इसके पैसे चुका दूंगा। ओहो, ये नियमों का उल्लंघन है, क्योंकि ये बाजार को गुमराह करता है। बिल्कुल। लेकिन मिसेज इंस्टीट्यूट का लेख इस पूरी कार्रवाई को एक बहुत अलग चश्मे से देखता है। वो कैसे? उनका तर्क है कि मिल्किन को जिस तरह से निशाना बनाया गया और सरकार ने जो कड़े कानून पास किए, जैसे FIRA कानून, उसने अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ी तबाही मचाई। अच्छा, FIRA कानून ने क्या किया? इस कानून ने सेविंग्स एंड लोन्स जैसी वित्तीय संस्थाओं को मजबूर कर दिया कि वे अपने पास रखे सारे जंक बॉन्ड्स तुरंत बेच दें। अब जरा सोचिए, जब बाजार में अचानक सब लोग एक साथ कोई चीज बेचने लगेंगे और कोई खरीदार नहीं होगा तो क्या होगा? क्या होगा? कीमत धड़ाम से गिर जाएगी, बाजार क्रैश हो जाएगा। और बिल्कुल यही हुआ। जंक बॉन्ड्स के बाजार पर इस हमले से एक क्रेडिट क्रंच पैदा हो गया, यानी व्यवसायों के लिए कर्ज मिलना अचानक बंद हो गया। कई विशेषज्ञों का मानना है कि यही क्रेडिट क्रंच 1990 और 91 की आर्थिक मंदी का एक बहुत बड़ा कारण बना। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? क्या बाजार में फेयरनेस की परिभाषा सिर्फ सत्ता और प्रभाव से तय होती है? इस पूरी घटना में इतना ड्रामा, राजनीति और दांव-पेच थे कि आज भी लोग इस पर बहस करते हैं। हाँ। और ये ड्रामा डेन ऑफ थीव्स किताब की समीक्षाओं में भी साफ झलकता है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि कैसे गुड नोवेल प्लेटफॉर्म पर नताली और ओवन जैसे पाठकों ने जो समीक्षाएं लिखी हैं, वो बताती हैं कि कैसे इतिहास को एक रोमांचक कहानी में बदल दिया जाता है। हाँ, मैंने पढ़ा था। नताली ने लिखा है कि किताब 80% सटीक है, लेकिन लेखक ने किरदारों की आपसी बातचीत और बंद कमरों की मीटिंग्स को अपनी कल्पना से बहुत ज्यादा ड्रामेटाइज किया है। देखिए, ये बहुत ही स्वाभाविक मानवीय प्रवृत्ति है। हम जटिल वित्तीय आंकड़ों को नहीं याद रखते, हम कहानियों, नायकों और खलनायकों को याद रखते हैं। बिल्कुल सही। और यही वो मनोवैज्ञानिक कड़ी है जो हमें 80 के दशक के वॉल स्ट्रीट से निकालकर आज के डिजिटल युग में लाती है। एकदम सच।
80 के दशक का इनसाइडर ट्रेडिंग और आज के जमाने के स्मार्टफोन स्कैम्स, सुनने में ये दोनों दुनिया एकदम अलग लगती हैं। है ना? हाँ, मतलब एक तरफ अरबों डॉलर का मर्जर आर्बिट्रेज है और दूसरी तरफ किसी को फोन पर आने वाले एक छोटा सा लिंक। लेकिन प्यूए उंगफाकॉन इंस्टीट्यूट, थाईलैंड की जो रिसर्च स्टडी है, वो साबित करती है कि जानकारी को छिपाने और लालच जगाने का जो खेल इवान बोइस्की खेल रहा था, हूबहू वही खेल आज इंटरनेट पर बैठे स्कैमर्स खेल रहे हैं। इस समानता को समझने के लिए हमें डैनियल कानमैन की सिस्टम 1 और सिस्टम 2 थिंकिंग थ्योरी को समझना होगा। ये थ्योरी क्या कहती है? हमारा जो सिस्टम 2 होता है वो तार्किक, विश्लेषणात्मक और धीमा होता है। यह हर चीज को नाप तोल कर देखता है। ठीक है। लेकिन हमारा जो सिस्टम 1 है वो बहुत तेज, भावनात्मक और रिफ्लेक्सिव होता है। ये बिना सोचे समझे काम करता है। और बॉयस्की ने भी को यही किया था। उसने बैंकर्स के सिस्टम 1 यानी उनके लालच को सूटकेस भर पैसों से ट्रिगर किया ताकि वे सिस्टम 2 के तहत होने वाले जेल के जोखिम को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दें। बिल्कुल। और आज के ऑनलाइन स्कैमर्स भी सीधे हमारे इसी सिस्टम 1 को निशाना बनाते हैं। थाईलैंड के रिसर्च के आंकड़े इस बात की पुष्टि करते हैं। इस रिसर्च के पहले फेज में एक वर्ड क्लाउड बनाया गया था। उसमें क्या निकला? ये देखा गया कि स्कैमर्स द्वारा भेजे गए मैसेजेस में सबसे ज्यादा कौन से शब्द इस्तेमाल हुए थे, और वो शब्द थे मिनट, सस्ता, अधिक कमाई और पैसा। देखिए, ये शब्द कोई संयोग नहीं है। ये बहुत ही सोच समझकर चुने गए हथियार हैं जो एक ही समय में लालच भी जगाते हैं और ये डर भी पैदा करते हैं कि कहीं ये मौका हाथ से ना निकल जाए। हाँ, और इसका असली परीक्षण रिसर्च के फेज 2 में किया गया था, जो बहुत ही आंखें खोलने वाला था। उसमें क्या किया गया था? इस एक्सपेरिमेंट में लोगों को उनके फोन पर एक पॉपअप दिखाया गया। इसमें एक टाइमर लगा था जो तेजी से पीछे की तरफ चल रहा था, यानी टाइम प्रेशर। और इनाम की राशि या तो 50 बाहत थी या 500 बाहत। तो मकसद ये देखना था कि लालच और समय का दबाव एक साथ मिलकर लॉजिक को कैसे खत्म कर देते हैं। बिल्कुल, और नतीजे सच में हैरान करने वाले थे। क्या हुआ? जब इनाम 500 बाहत था और स्क्रीन पर घड़ी टिक टिक कर रही थी, तो लोग इनाम पाने की जल्दबाजी में अपनी सबसे संवेदनशील जानकारी देने के लिए तैयार हो गए। बाप रे! उन्होंने अपना पूरा नाम, फोन नंबर, यहाँ तक कि अपना आईडी कार्ड नंबर भी उस अनजान पॉपअप में भर दिया। ये साबित करता है कि जब भावनाएं हावी होती हैं तो सिस्टम 2 पूरी तरह से शटडाउन हो जाता है ना? मतलब 500 बात कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, लेकिन उस पल में जो जीतने का उत्साह होता है वो दिमाग को खतरे के संकेत देखने ही नहीं देता। बिल्कुल सही। इसी तरह रिसर्च में रोमांस स्कैम और जॉब ऑफर स्कैम का भी जिक्र है। हाँ, मैंने भी पढ़ा था। रोमांस स्कैम में लोग खुशी और प्यार की पॉजिटिव भावनाओं के शिकार होते हैं और जॉब स्कैम में अकेलेपन या बेरोजगारी की डर जैसी नेगेटिव भावनाओं के। इसका मतलब है कि यार, सिर्फ डिजिटल साक्षरता काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं। कोई व्यक्ति तकनीक का कितना भी बड़ा एक्सपर्ट क्यों ना हो, अगर उसका सिस्टम 1 ट्रिगर हो गया है तो वो धोखा खा सकता है। जब तक हम अपनी भावनाओं पर काबू रखना नहीं सीखेंगे, तब तक सिर्फ ये जानना कि इंटरनेट पर स्कैम होते हैं हमें नहीं बचा सकता। यही इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा निष्कर्ष है। जानकारी और मनोविज्ञान का यह गठजोड़ बहुत शक्तिशाली है। तो अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण को समेटें, तो हमने देखा कि 1929 के क्रैश के बाद बने सिक्योरिटीज एक्ट्स का उद्देश्य जानकारी को समान रूप से बांटना था। फिर 80 के दशक में हमने देखा कि कैसे इवान बोइस्की ने जानकारी की चोरी से बाजार को मैनिपुलेट किया, और कैसे माइकल मिल्कन के जंक बॉन्ड्स ने एक ऐसा वित्तीय भूचाल ला दिया जहां सत्ता और नियमों के बीच एक गहरी दरार पैदा हो गई। बिल्कुल। और अंत में हमने समझा कि वही सिस्टम 1 मनोविज्ञान आज हर दिन लाखों लोगों को ऑनलाइन स्कैम्स का शिकार बना रहा है। तो देखिए, तकनीक कितनी भी बदल जाए, चाहे वो सूटकेस में रखा कैश हो या एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप्स पर आने वाले लिंक, इंसान की बुनियादी कमजोरियां वहीं की वहीं हैं। इसलिए जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए बहुत जरूरी है कि अगली बार जब भी कोई बहुत ही हॉट स्टॉक टिप सामने आए या फोन पर कोई ऐसा मैसेज चमके कि तुरंत लिंक पर क्लिक करें, वरना भारी नुकसान होगा। तो सबसे पहला काम ये करना है कि कुछ सेकंड के लिए रुकें, उस जल्दबाजी को अपने ऊपर हावी ना होने दें। अपने सिस्टम 2 को एक्टिवेट होने का समय दें और तार्किक होकर सोचें। एकदम सही। और यार, इस गहरी चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहूंगा
जो इस पूरे विषय को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने पर मजबूर करता है। वो क्या है? हमारे वित्तीय बाजार और कॉरपोरेट दुनिया का पूरा ढांचा इसी बुनियादी नियम पर टिका है कि आप वो जाने जो दूसरा नहीं जानता। हाँ, ये तो है। यहां तक कि कानूनी रूप से ट्रेड सीक्रेट्स को सुरक्षा दी जाती है। जानकारी छिपाना और अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना एक सफल बिजनेस की निशानी मानी जाती है। ये तो एक बहुत ही विरोधाभासी बात है। यही तो सोचने वाली बात है। तो ऐसे में क्या हमारे समाज और अर्थव्यवस्था का डिजाइन ही ऐसा नहीं है जो हमेशा स्मार्ट बिजनेस और धोखे के बीच की एक बहुत ही धुंधली रेखा पर संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गहराई से विचार किया जाना चाहिए। ये सच में एक ऐसा विचार है जो लंबे समय तक हमारे साथ रहेगा। बिल्कुल। आज की ये चर्चा बहुत ही शानदार रही, जहां हमने वित्तीय नियमों और मानवीय मनोविज्ञान की परतों को उधेड़ कर देखा। इस गहरी चर्चा को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और कुछ नई जानकारियों के साथ।